चलो क्या होगा, रिपल्सन। देखो जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं तो यहां से हम समझते हैं श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज। चार्ज का श्योर टेस्ट क्या होता है, अट्रैक्शन की रिपल्सन की दोनों। तो चार्ज का श्योर टेस्ट रिपल्सन होता है। चार्ज का जो हमारा श्योर टेस्ट है वो क्या है, रिपल्सन। अब कारण क्या है रिपल्सन होने का, इसका कारण ये है मतलब कि चार्ज अगर टेस्ट करना है कि कोई पे चार्ज है कि चार्ज नहीं है, तो रिपल्सन से ही पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसे अगर इसमें अट्रैक्शन हो रहा है, इधर खिंचा रहा है, इधर खिंचा रहा है, अगर दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अट्रैक्शन होने से हमें क्या बात पता चल सकता है। देखो अट्रैक्शन होने से क्या क्या संभावना है। हो सकता है कि सुनना ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब देखो अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो पहली चीज बता दें कि अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। और ए क्या हो सकता है, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है तो ये चार्ज बॉडी हो सकता है और ये भी चार्ज बॉडी हो सकता है। तुम लोग ये कैसे, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, ये निगेटिव चार्ज बॉडी है, तो अट्रैक्शन हो रहा होगा। हाँ अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। दूसरा बात ये समझते हैं कि अगर सुनना, ये बात बताओ कि अगर हम कॉम्ब को हेयर से रब करेंगे तो कॉम्ब पे कौन चार्ज आएगा, बताओ जल्दी। पॉजिटिव चार्ज, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज देख के बताओ कौन चार्ज आएगा, बताओ। कॉम्ब को ड्राई हेयर से रब करेंगे तो कॉम्ब पे निगेटिव और हेयर पे पॉजिटिव। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में ऊपर कौन है, है इसमें नहीं, इसमें हाँ, ड्राई हेयर यही है ना। हाँ तो ड्राई कहाँ है, तो ड्राई क्लॉथ लिखी है, ड्राई हेयर। हाँ, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव और कॉम पे क्या, निगेटिव। तो तुम्हें एक बात पता है, सुनना ध्यान से, क्या सुनोगे कि अगर तुम कंघी करते हो बाल में, ठीक है, और बाल में कंघी करने के बाद वो कंघी पे चार्ज आ जाता है, हाँ आ जाता है, और वो कंघी फिर छोटे छोटे टुकड़े को, यानी कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करता है। अरे करता है कि नहीं करता है। तो हमें बोलेंगे कि अट्रैक्शन में एक चीज और देखने के लिए मिल सकता है कि अगर एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी मान लो कि वही कॉम्ब को हेयर से रब किए तो चार्ज हो गया। कैसा चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। हाँ अरे कॉम्ब निगेटिव चार्ज बॉडी है ना। अच्छा वो किसको खींचता है अपनी तरफ, बताओ। वो खींचता है छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को, खींचता है कि नहीं खींचता है। और छोटे छोटे पेपर का टुकड़ा कैसा होता है, न्यूट्रल। अरे कैसा होता है, न्यूट्रल। अच्छा इसका हम सिंपल सवाल पूछ ले कि क्या कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल चीज को खींच सकता है, तो आंसर है बिल्कुल खींच सकता है। अरे इंडक्शन प्रोसेस करके उसको अपनी तरफ खींच सकता है। तो चार्ज बॉडी को भी खींच सकता है। अट्रैक्शन में ये चार्ज है तो ये भी चार्ज हो सकता है। और अट्रैक्शन में सुनना ध्यान से, अट्रैक्शन में चार्ज न्यूट्रल को भी खींच सकता है, ठीक है। तो अट्रैक्शन से हम श्योर नहीं रहेंगे। जैसे कि हम तुमसे यहाँ पे हम कुछ नहीं दिए, ठीक है, यहाँ पे सब हम मिटा देते हैं। सुनना ध्यान से, हम ये सब अब मिटा के तुमसे सवाल पूछते हैं क्योंकि क्लियर नहीं होता है बात। देखो अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे एक चार्ज बॉडी ले लिए, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी हम एक पॉजिटिव चार्ज एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, और ये पॉजिटिव खींच रहा है इसको, ठीक है, ये पॉजिटिव खींच रहा है। तो हम खींच रहा है तो क्या हम दम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये निगेटिव है, नहीं। पॉजिटिव अगर किसी चीज को खींच रहा है तो इसका दो केस हो सकता है। पहला कंडीशन इसमें हो सकता है कि यह मे बी निगेटिव चार्ज हो, मे बी कौन सा चार्ज हो, निगेटिव चार्ज हो। अरे मतलब कोई निगेटिव चार्ज हो, या हो सकता है कि यह क्या हो, न्यूट्रल हो, मे बी न्यूट्रल। हाँ तो कंफर्म नहीं पता चल रहा, अट्रैक्शन से कंफर्म नहीं पता चलता है कि चार्ज है कि चार्ज नहीं है। ये निगेटिव चार्ज भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। अच्छा लेकिन यही अगर रिपल्सन का देखा जाए, ठीक है, रिपल्सन का, तो रिपल्सन का देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ये हमें पता है। अब बगल में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने एक चार्ज रखा है यहाँ पे, ठीक है।
हमने यहाँ पे एक चार्ज रखा, इसको खींच रहा है अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे एक चार्ज रखा और यह इसको रिपल्सन कर रहा है, ये इसको इधर धक्का दे रहा है, ठीक है। तो धक्का दे रहा है तो हम श्योर है कि रिपल्सन कर रहा है तो न्यूट्रल नहीं हो सकता है। अगर रिपल्सन कर रहा है तो ये पक्का क्या होगा, चार्ज ही होगा, क्योंकि अगर न्यूट्रल हुआ तो न्यूट्रल चीज को रिपल्सन तो सेम चार्ज के बीच होता है, अरे होता है कि नहीं होता है। तो ये 100% है, एकदम गारंटी है, ये 100% कैसा चार्ज होगा बोलो, पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये गारंटी है, सुनना ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और बगल में कोई हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखे हैं और उसको रिपल्सन करवा रहा है तो एकदम गारंटी होना चाहिए कि इस पे भी चार्ज है, ये न्यूट्रल हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए रिपल्सन को ही श्योर टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन में तो दो बात आ जा रहा था, अट्रैक्ट ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो या तो न्यूट्रल हो सकता है, नहीं तो इस पे निगेटिव चार्ज हो सकता है, चार्ज या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिपल्सन हो रहा है तो न्यूट्रल नहीं हो सकता है, ये पक्का है कि क्या होगा, चार्ज ही होगा, ठीक है। तो इसलिए समझ में आया बात पूरा तरह से, हाँ, इसलिए रिपल्सन को श्योर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से, देखो आगे एक और बात है कि एक कंडक्टर की खासियत के ऊपर बात कर रहे हैं, ये आगे भी आएगा, देखना कि जो भी कंडक्टर होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं क्योंकि इसका यूज है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हाँ देखो, कंडक्टर क्या होता है ना, मान लो कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर का हम कोई कंडक्टिंग बॉल ले लिए, लोहा का बॉल ले लिए, ठीक है, एकदम इस तरह से लोहा का बॉल ले लिए, ऐसे इस तरह से, एकदम आयरन बॉल है, ठीक है, आयरन का कोई बॉल है। अब देखना, एक कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी एक बार नहीं बहुत बारी चैप्टर में यूज होता है, ठीक है, ये बहुत छोटा प्रॉपर्टी है, ये लगता है कि बहुत कंफ्यूजन में डाल देता है, नहीं समझ में आता है तो, ठीक है। हम यहाँ पे लिए, मान लेते हैं कि एक सॉलिड कोई आयरन का बॉल लिए हैं, ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम एक इंसुलेटर भी सेम इसी तरह का लिए, मतलब रबर का एक बॉल लिए हैं, पूरा तरह से खोखला नहीं है, भरा हुआ रबर का बॉल है, ठीक है। चलो, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं सॉलिड मेटल बॉल, सॉलिड मेटल बॉल, यहाँ पे सॉलिड मेटल बॉल लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिए हैं रबर, सॉलिड रबर बॉल, सॉलिड रबर बॉल, सॉलिड एक ही प्रॉपर्टी समझना है, सॉलिड रबर बॉल। अच्छा, अब देखो क्या है ना कि तुम इसमें चार्ज दो, तुम पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, तुम्हें दो जिस तरह का चार्ज देना है दो, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि इसको हम चार्ज दे रहे हैं, ऐसे इसको हम ऊपर से चार्ज दे रहे हैं, ए ध्यान देना, इसको जैसे ऐसे समझो ना कि सुनो, ए सुनना ध्यान से, जैसे इंजेक्शन लगा के इंजेक्शन दिया जाता है वैसे समझो, देखो देखो वायर है, एक सेकंड है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक तो और थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए ना, चलो ठीक है। देखो ध्यान देना कि इसको यहाँ, ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, सॉलिड क्या बोलो, देखो सॉलिड मेटल का बॉल है, अगर तुम मेटालिक चीज पे, मतलब कोई कंडक्टर चीज है, ठीक है, तो उस पर तुम चार्ज दोगे ना, उसको मतलब उसको ऊपर से चार्ज दो, चार्ज कैसे देंगे, तो कोई रॉड वगैरह लाएं और उसको हम चार्ज कर दिए। तो सुनना ध्यान से, क्या होता है कि यदि तुम कोई मेटल या कंडक्टर के बॉल को तुम चार्ज दोगे, तो चार्ज तुम इसको दोगे ऐसे, ठीक है, तुम ऐसे इसका चार्ज दिए अंदर, मान लो कि तुम यहाँ से इंजेक्शन से इसके अंदर तुम चार्ज भर दिए, ठीक है, बहुत सारा चार्ज भर दिए, तो पता है क्या होगा, जैसे ही तुम इसके अंदर चार्ज जैसे भरोगे तो इसका सारा चार्ज जो है, सुनना, कंडक्टर का एक खासियत होता है
कि सारा चार्ज ये अपना सरफेस पे डिसाइड कर लेता है। सरफेस पे कहने का मतलब अंदर एक भी चार्ज को नहीं छोड़ेगा, जितना भी चार्ज तुम दिए थे ये सारा का सारा चार्ज ये अपने सरफेस पे ला लेगा, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर का, कि कंडक्टर रिसाइड्स ऑल द चार्ज ऑन इट्स सरफेस। जितने भी चार्ज है वो अपने सरफेस पे ला लेता है, भले ही अंदर से कितना भी मतलब खोखला हो या अंदर से पूरा मेटल दम सॉलिड का बना हुआ हो, तुम इसको चार्ज दोगे तो इसका सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। तुम कितना हो भरो अंदर चार्ज, ये सारा चार्ज लीक करके सरफेस पे आ जाएगा, ऐसा समझो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, वही अगर रबर का बॉल है तो ये तो इंसुलेटर है। अच्छा, इंसुलेटर में तुम अगर चार्ज दोगे, इंसुलेटर में अगर तुम चार्ज दोगे बहुत सारा, तुम मान लो कि पॉजिटिव चार्ज दिए इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा दिए, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसी के अंदर जो है पूरे वॉल्यूम में फैल जाता है। मतलब इसका तुम चार्ज दोगे तो ये पूरा अपना वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इसमें चार्ज जो है सरफेस पे रिसाइड्स नहीं होता है, तो इसमें एक इस तरह का खासियत होता है, मतलब कि यहाँ पे चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हाँ, तो हमें कंडक्टर का एक खासियत पता चला, सुनो ध्यान से। कंडक्टर में चार्ज रिसाइड्स कहाँ पे? ऑन द सरफेस। बोलो, ये बात समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया कि चार्ज कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पे, ठीक है। किस केस में? कोई भी मेटल को कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज हमेशा कहाँ जाता है? सरफेस पे। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस इन कंडक्टिंग स्फीयर इन एनी कंडक्टर। चलो, ये बात हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सुनना ध्यान से। ये तो बात हुआ हमारा इतना तक बेसिक्स, चलो ठीक है, सब इसमें हम कंप्लीट कर लिए। अच्छा, आगे बात समझना कि देखेंगे ध्यान से कि अगर दो चार्ज के बीच, सुनना ध्यान से, दो चार्ज है, यहाँ पे हम मान लिए कि एक चार्ज है A, ठीक है, ये चार्ज है A और ए चार्ज है हमारा बी, ठीक है। ए चार्ज ये है, देखो छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें कहाँ से पूछेगा नहीं पता, ठीक है, तो देखना ध्यान से। ए चार्ज ए है, ए चार्ज बी है, ठीक है, ए ध्यान दो। अब हम बता रहे हैं तुम्हें कि दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है, ए इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। इस पे चार्ज जो है Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। अब सवाल तुमसे है, सुनना, सवाल तुमसे है कि बताना है कि Q1 गुने Q2 का वैल्यू क्या होगा। हम नहीं बताए कि K कूलम का चार्ज है, हमें नहीं बताए हैं कि कितना कूलम का चार्ज है, हमें नहीं बताए हैं कि Q1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है कि निगेटिव है। हाँ, हम तुमसे पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे कि बताओ Q1 मल्टीप्लाई Q2 ग्रेटर देन 0 कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 लेस देन 0 कि Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 नॉट डिफाइंड। मतलब नहीं बता सकते हैं इतना डाटा से कि Q1 गुने Q2 इज इक्वल टू 0। बताओ सब लोग अपना अपना आंसर जल्दी से, फास्ट। ABCD दो ऐसा सवाल आया हुआ है, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो बताइए Q1 गुने Q2 का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0। ABCD में बताओ कौन? बोलो जल्दी, फास्ट। बोलो, अरे कोई नहीं। हाँ, बी। देखो सुनो ध्यान से, ये दोनों के बीच रिपल्सन हो रहा है, तो रिपल्सन होता है लाइक चार्ज में ना, लाइक चार्ज में, तो लाइक चार्ज में रिपल्सन होता है। तो सुनो ध्यान से, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक कैसे हो सकता है कि Q1 पॉजिटिव हो और Q2 क्या हो, अरे पॉजिटिव हो, अरे दोनों पॉजिटिव हो। अब पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा ना। अरे पहला मतलब प्लस 10 कूलम, दूसरा प्लस 5 कूलम, कुछ भी रिपल्सन होगा प्लस प्लस के बीच। अच्छा, दूसरा कैसे हो सकता है कि पहला निगेटिव हो और दूसरा भी क्या हो, निगेटिव।
तो इसका जो आंसर आएगा निगेटिव गुने निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होगा। यानी कि रिपल्सन हो रहा है तो Q1 गुने Q2 का आंसर क्या रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, तो Q1 गुने Q2 ग्रेटर देन 0, ए होगा। ठीक है, अरे समझ में आया सभी को? हाँ, चलो नेक्स्ट अट्रैक्शन। ए है और ए बी है, ठीक है, ए और बी है। अब दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, और ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है। तो बताना है, यहाँ पे लिख देते हैं कि हाँ ठीक है, Q1 और Q2 है। बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से A B C D सेम, Q1 गुने Q2 ग्रेटर देन 0, Q1 गुने Q2 लेस देन 0, Q1 गुने Q2 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख, हाँ नन ऑफ दिस। चलो बताओ फटाफट। बी बोलो तुम। बी तुम्हारा क्या है? ए किसका किसका है? ए। सी किसका किसका है? सी। और डी? बी। बी, हाँ, क्योंकि अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका क्या केस हो सकता है? अट्रैक्शन हो रहा है तो पहला पॉजिटिव होगा Q1, Q1 पॉजिटिव, तो Q2 क्या होगा? तो पॉजिटिव गुने निगेटिव हमेशा क्या आएगा? निगेटिव। और दूसरा ई निगेटिव हो सकता है तो ई पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? निगेटिव। तो इसका आंसर हमेशा निगेटिव आ रहा है, 0 से कम आ रहा है, तो 0 से कम आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी, Q1 गुने Q2 लेस देन 0। अरे क्लियर हुआ? हाँ, तो ये हमारा ए बात था। अब आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, चलो इतना उतार लो जल्दी से फटाफट। चलो देखो, कूलम्स लॉ है आगे, सुनना ध्यान से। कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स लॉ जो है ना, जैसे कि बहुत सारे इस पे मीम्स बनता है कि ग्रेविटेशन का जो लॉ है F बराबर G m1m2/r²। ठीक है, तो ऐसा दिखाया जाता है डायग्राम में, या कोई कहीं पे देखोगे, कोई मीम्स वगैरह में ऐसे देखे हैं कि यहाँ पे न्यूटन लिख रहे हैं अपना फॉर्मूला F बराबर Gm1m2/r²। आप बगल में कूलम्स चोरी करके लिख रहे हैं और लिख दिए F बराबर K-Q1-Q2/r²। ठीक है, हाँ, तो ग्रेविटेशन में यहाँ होता है Gm1m2 और यहाँ r²। ठीक है, तो एक्चुअली में मतलब कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन का लॉ, ठीक है, लगभग सिमिलर है। मतलब फॉर्मूला देखने में बिल्कुल लगता है कि एक ही पैटर्न पे है, इसीलिए ग्रेविटेशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलता है। ठीक है, देखो ध्यान देना, देखो कूलम्स लॉ क्या है, सुनना ध्यान से। कूलम्स लॉ क्या है, किसके बारे में बताया गया है? कूलम्स लॉ gives the
आवाज नहीं, सुनो। सुनो, ध्यान देना कि कूलम्ब्स लॉ हमें क्या देता है। कूलम्ब्स, आवाज नहीं, सुनो। कूलम्ब्स लॉ गिव्स द आइडिया अबाउट इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज। मतलब दो चार्ज है तो दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है। अब दूर चार्ज को दूर करेंगे तो फोर्स बढ़ रहा है कि घट रहा है, पास लाने पे बढ़ता है कि घटता है, प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन गिव्स द आइडिया अबाउट इंट्रैक्शन बिटवीन दो चार्ज। दो चार्ज एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे किस तरह से फोर्स लगाते हैं, इसके बारे में आइडिया दिया। तो कूलम्ब्स ने क्या किया, सुनो ध्यान से। कूलम्ब्स ने सबसे पहले अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, तो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इन्होंने एक मशीन का यूज किया था, नाम है टॉर्सनल बैलेंस, ठीक है, जिसको कैवेंडिश ने भी यूज किया था कैपिटल जी का वैल्यू निकालने के लिए। सुनना, एक मेंशन है एनसीईआरटी में, यह बात लिखा हुआ है, ठीक है, कि कूलम्ब्स नाम के साइंटिस्ट जो कि अपने लॉ को प्रूफ करने के लिए, लॉ का कोई एक्चुअली प्रूफ नहीं होता है, पहले बता दे। लॉ का, जैसे लॉ का मतलब होता है वो साइंटिस्ट जो है अपने अनुसार जो भी चीज़ जो है एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट को वेरीफाई किया और वो हमारे सामने दिया और हम उसको मानना है, ठीक है। लॉ जहाँ पे भी आ गया समझना उसका प्रूफ नहीं ही होगा मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ का ऐसा कुछ नहीं है कि दम लाइन वाइज जैसे किए लास्ट में प्रूफ हो गया, नहीं। एक्सपेरिमेंट क्या हुआ वो देखो। इन्होंने क्या किया, दो चार्ज को रखा, तो यहाँ पे एक Q1 चार्ज को रखा, सुनना ध्यान से, एक Q1 चार्ज को रखा टॉर्सनल बैलेंस पे और Q2 चार्ज को रखा, ठीक है। Q1 और Q2 चार्ज को रखा और दोनों के बीच के डिस्टेंस को ऑब्जर्व किए हुए थे, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते करते यह पाया कि दो चार्ज जब Q1 और Q2 अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो दोनों के बीच इन्होंने फोर्स कैलकुलेट किया, कैसे, टॉर्सनल बैलेंस मशीन से। तो इनको यह पता चला, क्या पता चला कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2 का, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 मल्टीप्लाई Q2, मतलब दोनों चार्ज जितना ज़्यादा था, अगर ये चार्ज ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा निकल के आ रहा था। तो इन्होंने यही बोला कि भाई Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इट मीन्स जितना ज़्यादा अमाउंट के चार्ज होंगे दोनों के बीच फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि इन्होंने डिस्टेंस को देखा, चार्ज को चेंज नहीं किया और डिस्टेंस को चेंज किया। इतना दूरी पे फोर्स निकाला, फिर इतना पे, तो देखे कि जैसे जैसे दूर जाते हैं फोर्स कम होते जाता है। और कम होने का तरीका जो था वो था हमारा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। आर भी तो लिख सकते थे, नहीं, आर और आर स्क्वायर में बहुत डिफरेंस है। इनका ये ऑब्जर्वेशन है, हम नहीं बोल रहे हैं, उनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी को हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। इसको हम बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, फोर्स बिटवीन टू चार्ज लिखेंगे ऐसे, फोर्स बिटवीन, ये सब झूठ सच है, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, क्योंकि बात तो ऊपर लिखा हुआ ही है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के मैग्नीट्यूड को गुना करो, जितना ज़्यादा आएगा फोर्स उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। देखो कूलम्ब्स लॉ बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन इस पे एक ही चीज़ टफ है, वो है इसका क्वेश्चन भर के तुम्हें बहुत तरह से मिलेगा। अब कूलम्ब्स लॉ में क्वेश्चन जो है ना बहुत मिक्स करके दे देता है। 11th अगर हार्ड क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ में कौन सा बनेगा, 11th के कॉन्सेप्ट को मिक्स करेगा, ठीक है। 11th के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर ही के हार्ड बनाया जा सकता है, नहीं तो इस पर हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। इस पर सिंपल फॉर्मूला है F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसको हार्ड क्वेश्चन जब भी बनाना है नीट या जेई के लिए, वो पक्का 11th का कॉन्सेप्ट यूज करेगा इसी फॉर्मूला में, ठीक है। एक्सेलरेशन हो जाए, टेंशन हो जाए, वेक्टर हो जाए, इसी में लगा देगा। तो इसके लिए तुम्हें रेडी रहना है। तुम्हें लॉ बड़ा सिंपल है, तो पहले समझना थ्योरी। ये बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अच्छा, और उसके बाद एंड
and this force is inversely proportional to a square of the central distance between them। ये लिखे किस लिए? क्योंकि कभी आए तो तुम्हें लिखने आना चाहिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल डिस्टेंस बिटवीन देम, यही है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम इक्वेशन में सजा के लिख लेंगे फटाफट, और इसके बाद मेन इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर बात करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कूलम्ब्स लॉ का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा 5-6, उसके बारे में देखो। अब यहाँ पे हम सबसे पहला बात करेंगे कि इसको अगर इक्वेशन 1 बोल दे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इसको झूठ सच जो लिख दिए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 से, तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जब भी प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बोलो एक कांस्टेंट आएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस कांस्टेंट को सुनना ध्यान से, ध्यान देना, इस कांस्टेंट, यह कांस्टेंट यहाँ पे सुनना ध्यान से, इस कांस्टेंट को कुछ के वगैरह बोल सकते हो, नहीं तो हम तुम्हें बता दें यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसका वैल्यू होता है, सुनना ध्यान से, ये कांस्टेंट को के लिख देते हैं, के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये आया। यहाँ पे जो के कांस्टेंट है उस के कांस्टेंट का वैल्यू समझना, कूलम्ब्स लॉ यही है के, अरे भाई, अरे हम भी जो है ना भावनाओं में बह गए। Q1 Q2 के तो मुड़ियों डुला रहा है ऐसे तुम ही मुड़ी डुला रही थी। हाँ, सोच नहीं रहे थे, हम बोले कि होगा ना, तो मुड़ी डुला रही है। देखो ध्यान देना, एक के यहाँ पे कांस्टेंट है, सारा कहानी अब के ऊपर है। तुम्हारे लिए कहानी थोड़ा सा नया है। के कांस्टेंट है। अब देखो बात ऐसा है कि अभी कांस्टेंट का वैल्यू क्या रखा जाए, ठीक है। सुनो ध्यान से, एक कांस्टेंट का वैल्यू क्या रखा जाए और कितना रखा जाए, ठीक है। तो ये भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही है। जब कूलम्ब्स अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो उनको क्या पता चल गया था, सुनना ध्यान से, उनको फोर्स पता था टॉर्सनल बैलेंस मशीन की वजह से, Q1 Q2 भी उनको आइडिया था, डिस्टेंस का भी आइडिया था। तो इन सभी का आइडिया लगा के वे के का वैल्यू निकाले थे। यहाँ पे के का वैल्यू आया था, सुनना ध्यान से, 9 × 10⁹, ठीक है, 9 × 10⁹। क्यों आ गया, इतना ही क्यों आ गया? फिर से बोल रहे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है। इसका एक यूनिट भी होता है, के का हम वैल्यू बस इतना बता रहे हैं, ठीक है। इसका यूनिट कितना होता है आगे हम अभी बात करेंगे। के का वैल्यू इतना होता है। तो जब भी फोर्स निकालना रहे दो चार्ज के बीच में, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि, सुनो ध्यान से, आवाज नहीं, इसका वैसे एक्चुअली में एसआई यूनिट में वैल्यू इतना होता है, सीजीएस यूनिट में के जगह पे 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, यहाँ पे पहले तुमको इतना हम बात समझाएं, F = K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम तुमसे बोले कि के का वैल्यू एसआई यूनिट में अलग होता है और के का वैल्यू सीजीएस यूनिट में अलग होता है। सीजीएस यूनिट में के जगह पे 1 लिखते हैं और एसआई यूनिट में के जगह पे कितना लिखते हैं, 9 × 10⁹, ठीक है, ये लिखते हैं। अच्छा, तो ज़्यादातर टाइम यही यूज होगा, सीजीएस में ये वाला बहुत कम यूज होगा, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाना हो तो के जगह पे लिखना 9 × 10⁹, Q1 Q2 लिखना चार्ज का हमेशा प्लस माइनस को इग्नोर करके लिखना, चार्ज हमेशा लिखना जितना दिया हुआ है, 10 कूलम 20 कूलम, उसके बाद डिस्टेंस लिखना। अच्छा, लेकिन हम क्या बोले, सारा कहानी इस के ऊपर अभी आने वाला है, ठीक है। हम के बारे में बात करेंगे कि के क्या है, और एक्चुअली में तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देते हैं, फिर इस पे हम दोबारा आएंगे, ठीक है। देखो क्या है, देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि के, तो हम इसको तुम्हें बताएं कि के का वैल्यू ऐसे लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक्चुअली में तुम किताब में देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे के न लिख के तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 1/4πε0 ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है, सुनना, ये क्या है, के
जो यहाँ पे हम लिखे हैं एक्चुअली वह कांस्टेंट कुछ ऐसा है, और इसी का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है 9 × 10⁹ तो इसमें अभी ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना है कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है इस पे, क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक है परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे हम f बराबर k के जगह पे लिखते हैं 1/4π ε0 q1 q2 बटा r², q1 q2 बाई r²। तो एक्चुअली में फोर्स का ए फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4π ε0, इसको क्या पढ़ते हैं 1/4π ε0 Q1 Q2 बाई r²। अब फिर सवाल आ गया कि ε0 क्या है, तो हम क्या बोले, एक अलग से टॉपिक है हमारा जिसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि कूलम्ब्स लॉ के बाद का टॉपिक है। हम तुरंत उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम सिंपली तुम्हें बताएं कि कूलम्ब्स लॉ ने अपना जो फॉर्मूला दिया, उनका फॉर्मूला आया k Q1 Q2 बाई r²। हमने बोला k कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के जगह पे हम वैल्यू लिखना चाहें तो 9 × 10⁹ लिख सकते हैं, नहीं तो एक्चुअली में k के जगह पे होता है 1/4π ε0। इसी का वैल्यू हम निकालते हैं तो आता है 9 × 10⁹। तो एक्चुअली ये फार्मूला और ए यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे आएंगे कि ε0 क्या है, इसका क्या मीनिंग है हमारे पास। अब हम बात कर लेते हैं, सुनना, कि ε0 और k के ऊपर क्या चीज़ के लिए, दोनों का यूनिट और डायमेंशन के लिए, ठीक है, दोनों की यूनिट और डायमेंशन। उससे पहले हम चाहें तो कूलम्ब्स लॉ के प्रॉपर्टीज लिख ले कि कूलम्ब्स लॉ का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पॉइंट लिखते हैं, कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सुनो ध्यान से, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टीज कहने का मतलब है कि कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ हमें क्या निकालने में मदद करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स को कौन फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रो। तो सारा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम पहले क्लियर कर दें कि कूलम्ब्स लॉ, सुनना ध्यान से, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो इसमें हम बोलेंगे कि Coulomb's law help to find electrostatic force. सुनो, Coulomb's law help to find electrostatic force between 2 point charge, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही पूरा कहानी हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे बताना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही बारे में हम पूरा लिखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो तुम प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ लिख लो या तुम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख लो, वही बेहतर है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो पहला हम तुम्हें बोले कि कूलम्ब्स लॉ हमें निकालने में मदद करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कम से कम 6-7 पॉइंट इसका लिखेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। कैसे है डिस्कस करते हैं, लिखेंगे ईट। इस सब छोटा छोटा बेसिक बात है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जल्दी जल्दी समझो, इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा तो वही से हम डील करेंगे, अच्छा क्वेश्चन। इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। याद करो, ग्रेविटेशन भी एक सेंट्रल फोर्स था। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है, सुनना, सेंटर से सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। अगर यहाँ पे कोई एक Q1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक Q1 चार्ज है और यहाँ पे सुनना, यहाँ पे कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पे Q2 चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, तो दोनों के बीच अगर फोर्स लग रहा है तो सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, तो हमेशा फोर्स जो लगता है वो सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स के बारे में लिखे यहाँ पे एक पॉइंट है, तो फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। दोनों के सेंटर, सीधा बैठो, दोनों के, खूब नींद मार रहा है देखो,
कभी कभी एक आंखवा बंद करके दूसरा से देख रहा है, फिर भी बंद करके ही से देख रहा है। देखो सुनो, फोर्स एक्ट बिटवीन द force act between the line joining the सुनो फोर्स जो लगता है ये सेंट्रल फोर्स समझ में आया ना। हाँ, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ का एक और प्रॉपर्टी सुनना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक और प्रॉपर्टी, यह बड़े बड़े चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। मतलब हम बोले कि यह मार्कर पे इतना चार्ज है और इस मार्कर पे इतना चार्ज है, तो दोनों के बीच फोर्स बताओ, नहीं निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के मदद से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई? तो सुन लो, बता देते हैं। कूलम्ब्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। कैसे चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। क्यों पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है? हम तुमसे सिंपल सवाल तुम ऐसे समझना, ए मार्कर पे चार्ज है, ए मार्कर पे चार्ज है। हम बोले कि मार्कर पे पूरा चार्ज फैला हुआ है, इस पे हम बोले कि फोर्स निकालो। ई मार्कर पे 20 कूलम का चार्ज, ई मार्कर पे 30 कूलम का चार्ज, और दोनों ऐसे रखा हुआ है, तो तुम निकालोगे के Q1 Q2, और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना लोगे? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लोगे। कितना डिस्टेंस लोगे? कि यहाँ से चार्ज तो हर जगह है, तो कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस लोगे? कोई आइडिया है? अरे बोलो, कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस लोगे? क्योंकि चार्ज इसमें भी हर जगह है, चार्ज इसमें भी हर जगह है, तो कोई आइडिया नहीं है कि हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ का लेंगे। तो इसीलिए कूलम्ब्स का लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, कैसे चार्ज के लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। इट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। मतलब अगर एक ऐसा रॉड है, ठीक है, एक ऐसा रॉड है जिस पे पॉजिटिव ऐसे चार्ज फैला हुआ है, और एक इधर रॉड है जिस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो निकाल तो सकते हैं फोर्स, लेकिन डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से नहीं निकाल सकते हैं। मान लो कि इस पे Q1 चार्ज फैला हुआ है ऐसे, और इस पे Q2 चार्ज फैला हुआ है ऐसे, तो क्या यहाँ पे कूलम्ब्स का फोर्स निकालने के लिए तो निकाल दे Q1 Q2। आर कहाँ से लेंगे? इस चार्ज से इस चार्ज का दूरी कि इस चार्ज से इस चार्ज का दूरी? आर नहीं ले सकते हैं कंफर्म। तो इसलिए ये वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम फोर्स जो है नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ का यूज करके हम डायरेक्टली फोर्स नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ। अच्छा, पॉइंट चार्ज रहेगा तो एकदम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस पता रहेगा ना। असिमेट्रिक चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस चाहिए, सेंट्रल फोर्स है। ये डिस्टेंस भी हम लेते हैं ना, तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम मार लेते हैं। ठीक है, चलो, वो नीचे लिखना था, ऊपर लिख दिए, कोई बात नहीं। चलो आगे बोलो, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। आगे बताना, यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स था, और ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पे इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स तुम्हें पता है, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब ऐसे फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट हो। तो ये बात तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं समझ में आएगा अगर तुमको वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो सिंपल रूप से ऐसे समझना कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ वर्क डन करेगा तो वो पाथ इंडिपेंडेंट रहेगा। ये बिल्कुल अभी रट्टा ही मारो, आगे आएगा तो हम इसको बताएंगे। तो इसको हम लिखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, ये है कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 पॉइंट हुआ। ठीक है, अच्छा, हाँ, अच्छा चलो चलो उतारो। अरे वो बोर्ड पर खाली नहीं आता है।
ठीक है। अगर वीडियो लेट होता है, हाँ वीडियो में लेट होता है, आप लिखते हैं ना बट वजह से चलो आगे है हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेक्स्ट प्रॉपर्टी कोई बताओ जल्दी से, एक आध दो अपने से, एक आध दो प्रॉपर्टी गेस करो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पॉजिटिव है तो यह रिपल्सिव भी हो सकता है, और पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्टिव भी हो सकता है। चलो आगे नेक्स्ट बताना, नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेक्स्ट पॉइंट कोई बताओ जल्दी से, कुछ गेस करो, बताओ। फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, आवाज नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, और एक्शन रिएक्शन पेयर, यह एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर, फॉलो एक्शन रिएक्शन पेयर या न्यूटन थर्ड लॉ। कैसे भाई एक्शन रिएक्शन पेयर को कैसे फॉलो करता है? तो उसी तरह से देखना ध्यान से, जैसे कि अगर हम आवाज नहीं, देखो यहाँ पे एक चार्ज है हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं कि Q1 चार्ज है और यहाँ पे हमारा Q2 चार्ज है। तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करने का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये भी प्लस नेचर का है और ये भी प्लस नेचर का है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस नेचर है, यहाँ पे भी प्लस नेचर है, दो प्लस प्लस चार्ज है। तो क्या करेगा, ए वाला प्लस इसको धक्का देगा इधर, ठीक है, इधर, और ए वाला प्लस इसको धक्का देगा इधर। हम माइनस भी ले सकते थे, हम समझाने के लिए चलो प्लस लिए हैं, ठीक है। तो इधर फोर्स लग रहा है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है। अच्छा अब क्या है कि इसको हम बोलेंगे क्या, देखो लिखने का तरीका, इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इस वाले फोर्स को बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे वेक्टर का साइन भी लगा देंगे, ठीक है। हाँ देखो अब बातें हैं, अब दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस होगा तभी तो फोर्स लग रहा है, चलो ठीक है। अच्छा अब हम क्या समझाना चाहते हैं, बात बस इतना है कि ये दोनों फोर्स, पहली बात सुनना ध्यान से, क्या दोनों फोर्स इक्वल होगा क्या, F12, सुनना ध्यान से हम जो बोल रहे हैं, F12 और F21 क्या दोनों फोर्सेस इक्वल है? तो देखो ये दोनों फोर्सेस इक्वल नहीं है। पहली बात क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि अगर वेक्टर का साइन लगा रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि नहीं समझ में आता है फिर। दो ए फोर्स जो है, बाय द वे ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, लेकिन फिर भी दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो मैग्नीट्यूड 10-10 होने से बराबर नहीं कह देंगे, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो ये बराबर नहीं है, ऐसे बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे है, तो बराबर ऐसे है, सुनना ध्यान से, कैसे बराबर है, बराबर है हम ऐसे लिख सकते हैं, F12 मतलब F12 का मैग्नीट्यूड और F21 इसका मैग्नीट्यूड ये बराबर है। मतलब फोर्स बराबर नहीं है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। मतलब फोर्स बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड मतलब भाई सिंपल रूप से बात समझते हैं ना कि फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब ये 10 न्यूटन होगा तो 100% ये भी 10 न्यूटन होगा। ये वो चार्ज जो है ना, देखो जैसे कि देखो ये मतलब 1000 कूलम का चार्ज है, ये 10 कूलम का चार्ज है, तो मतलब ये बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है मान लो।
तो ये इस पे फोर्स लगाया मान लो कि 5 न्यूटन का, तो ये भी इस पे फोर्स लगाएगा 5 न्यूटन का। इट मीन्स ग्रेविटेशन जैसा सन जितना फोर्स से अर्थ को खींचती है उतना ही सेम फोर्स से अर्थ भी सन को खींचती है। हाँ, अरे बात समझ आ रहा है, सेम होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल ओपोजिट रिएक्शन, ठीक है, इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। और एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगता है, तो ये इस पे एक्शन लगाया, तो ये इस पे रिएक्शन लगाया, तो एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पे लगा। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है इस वाले बात में, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है, ठीक है, कि फोर्स का वेक्टर लिखा हुआ है तब बराबर नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तब उसको हम बराबर कहेंगे। अरे बात में आया, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ किसको कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं कि हमारा F जो है, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, हाँ, इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहने का मतलब यह है, सुनना, कि अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देंगे तो फोर्स 9 गुना घट जाएगा। आर बढ़ाने से फोर्स डिक्रीज करता है, डिस्टेंस बढ़ाने से फोर्स कम होता है, लेकिन तुम जितना गुना बढ़ाओगे उसका स्क्वायर गुना फोर्स कम होगा। अगर 2 चार्ज जैसे मार्कर है, दोनों के बीच में फोर्स कितना भी लग रहा हो, इसके बीच का डिस्टेंस दुगना कर दिए, तो दुगना करने से फोर्स डिक्रीज होगा, 4 गुना डिक्रीज होगा, 3 गुना डिस्टेंस करने से 9 गुना डिक्रीज होगा। तो इसलिए बोलते हैं फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि फोर्स और डिस्टेंस दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है, एफ और आर इस तरह से डिपेंड होते हैं, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसका लास्ट पॉइंट है कि फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सब ग्रेविटेशन वाला है ना, हाँ, फॉलो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, एकदम सिंपल शब्दों में बोले तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि यहाँ पे अगर कोई Q1 चार्ज है और यहाँ पे अगर कोई Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे कोई Q3 चार्ज है, ठीक है, ऐसे Q1 Q2 Q3 चार्ज है। और हमें सुनना ध्यान से, हमें मान लो कि चाहिए एक Q3 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमें Q3 चार्ज पे फोर्स, एक Q1 है Q2 है और इस वाले चार्ज को हम Q लिख देते हैं, ठीक है, एक Q लिख देते हैं ऐसे Q। और हमें चाहिए कि जो रेड वाला जो चार्ज है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो रेड वाला चार्ज पे फोर्स चाहिए, तो रेड वाले पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, Q1 Q2, यहाँ पे इसको कैसे लिखे, ऐसे लिखते हैं Q1 और इसको ऐसे लिखते हैं, रुक जाओ, Q1 Q2 और यहाँ पे हम लिखते हैं एक और चार्ज देते हैं Q3, ठीक है, और सारे के सारे प्लस नेचर के चार्ज हैं, ठीक है, प्लस नेचर के चार्ज हैं। और यहाँ पे एक Q चार्ज लिए हैं और ये भी प्लस नेचर का चार्ज है, ठीक है। चलो, हमें रेड वाले पे नेट फोर्स निकालना है, मतलब एक चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है और हमें चार्ज निकालना है इस वाले पे, ठीक है, कितना चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, सभी के वजह से कूलम्ब फोर्स निकाल के वेक्टर ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन। कैसे, तो पहले इन दोनों के बीच निकालेंगे Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर करके, तो ये इस पे मान लो कि इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ऐसे। इस वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सुनना, ये इस फोर्स को हम बोलते हैं F3, इस वाले फोर्स को हम बोलते हैं F1 और इस वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, F2। तो इस चार्ज पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब, अगर कोई एक सिस्टम में एक से बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं और तुम्हें कोई एक चार्ज पे बोला जाए कि फोर्स बताओ, तो तुम्हें क्या करना होगा कि इस पे अगर फोर्स बताना है तो इसके अगल बगल जितने भी चार्ज हैं उन सभी के वजह से पहले फोर्स निकालो और सभी फोर्सेस को जोड़ दो, तो टोटल फोर्स निकल जाएगा इस पे। लेकिन जोड़ना है नॉर्मली नहीं, मतलब कि 10 आया, 20 आया, 15 आया तो 10 + 20 + 15, वैसे नहीं जोड़ना है, वेक्टर एडिशन करना है। इसीलिए हमें
वेक्टर एडिशन आना चाहिए, वेक्टर का जोड़ करना है। तो हम बोलेंगे क्या कि अगर हमें नेट फोर्स चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, तो नेट फोर्स के लिए हमें करना पड़ेगा F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। ऐसे डॉट 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 जितने भी होंगे वैसे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम क्या लिखते हैं कि नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अगर कोई चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए तो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम करो, तब तुम्हें नेट फोर्स मिलेगा। बात समझ में आया? यही है। तो ये थोड़ा सा इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, एक दो नहीं, बहुत तरह का क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चन में तुमसे अगर नहीं बन रहा है तो तुम ये मत समझना कि तुम्हारा यहाँ पे दिक्कत है, तुम्हें समझना कि तुमको वेक्टर एडिशन नहीं आता है, ठीक है। तो पॉसिबल हो तो तुम वेक्टर एडिशन थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो, वेक्टर का, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लैंग्वेज में, थोड़ा सा लास्ट हो जाएगा हमारा। If a charge is पापा मम्मी नहीं करना है, मेरी मम्मी का फोन है, ठीक है रुक जाओ अभी क्वेश्चन, सच में फोन आया था। ठीक है बात भी कर लिया एक सेकेंड हाँ ठीक है। चलो हाँ हाँ ठीक है, चलो कॉपी दिखाओ अपना। चलो चलो दिखाओ कॉपी अपना, दिखाओ जल्दी, नहीं तो कैमरे में पीटेंगे फिर। चलो इजी क्वेश्चन पूछेंगे, दो दिखाओ, कॉपी दिखाओ। चलो खड़ा हो जाओ। भैया पूछेंगे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। लो इसमें बोलना है, लो अरे पकड़ो। अदिति खोल चलो दिखाओ कॉपी कहाँ गया। हाँ। चलो बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज का क्वांटाइजेशन, फॉर्मूला बताओ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। Q इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस एनी, ठीक है। वो बताओ मिनिमम पॉसिबल चार्ज कोई भी बॉडी पे कितना हो सकता है? 1 कूलम। हाँ 1 कूलम, 1 E। चलो ठीक है बैठो। इतना डरा रही है जैसे कि देखो, अरे कहाँ गया। हाँ छोड़ो, चलो तुम बताओ, वंदना बताओ, लो बताओ। हमारा तुम बताओ, ठीक है चलो बताओ, ग्लास को वूल से रब करेंगे, ठीक है। हाँ तो ग्लास पे, चलो इधर ग्लास को वूल से रब करेंगे तो ग्लास पे पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? पॉजिटिव। और वूल पे नेगेटिव। चलो बैठो, ठीक है। चलो तुम बताओ इधर, पम्मी
चलो हाँ चलो बताओ। चलो तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का 2-3 पॉइंट बताओ। चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाँ चार्जिंग विदाउट एक्चुअल कंटेक्ट, हाँ और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस, हाँ और क्या और था, क्या? इंड्यूसिंग बॉडी का जो वो होता है, बोलो। इंड्यूसिंग बॉडी हैव लेस देन, इंड्यूसिंग बॉडी हैव, इंड्यूस्ड बॉडी, हाँ। इंड्यूस्ड बॉडी का चार्ज ज़्यादा होता है कि कम होता है इंड्यूसिंग बॉडी से? इंड्यूस्ड बॉडी हैव लेस देन और इक्वल टू चार्ज ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी। चलो ठीक है, क्या बोली? इंड्यूस्ड बॉडी, इंड्यूस्ड बॉडी हैव लेस देन और इक्वल टू चार्ज ऑफ इंड्यूसिंग बॉडी। चलो ठीक है, तुम बताओगे। चलो जी, कौन बताएगा? तुमने, वो बताएगा, राधे श्याम। रुक जाओ, हंस रहा है। चलो हाँ, नहीं कैसे पढ़ के आया? लो चलो जाओ, खड़ा हो जाओ। सोशल मीडिया पर चार्ज का चलो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। चार्ज का प्रॉपर्टीज बताओ 5 इतना आसान का है। हाँ? इतना आप भाई पूछें? चलो ठीक है, पहले बताओ यही। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज कंजर्वेटिव, चार्ज इज कंजर्व है। कंजर्व। चलो ठीक है, दूसरा सवाल पूछते हैं। चलो बताओ, कैन टू सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर? कैन टू हाँ? यस, क्यों और किस कंडीशन में? कंडीशन बताओ। अभी ऐसा कंडीशन तो बता ही दिया। दो सिमिलर चार्ज रिपेल कर सकता है, तुम बोला यस, ठीक है। तो सिमिलर चार्ज क्या बोले? अट्रैक्ट ईच अदर ना, सॉरी क्वेश्चन दूसरा, ठीक है। अरे सॉरी, दो सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, Yes. दो सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यस यस, हाँ, Yes. कंडीशन बताओ कब? चार्ज का डिफरेंस जब बहुत ज़्यादा है तब। चलो ठीक है, बैठ जाओ। चलो रवि सिन्हा बताओ। चलो बताओ। ठीक है, छुट्टी कर दी, लास्ट सवाल। तुम बताओ हमारा कि बताओगे तुम। चलो, व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ रिपल्सन? सॉरी, अरे भाई, व्हाट इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज? चार्ज का श्योर टेस्ट रिपल्सन। रिपल्सन। आंसर हम पहले बोल दिए थे। चलो बैठ जाओ। ठीक है, जाओ, बाकी कल से कल पूछेंगे बाकी सबसे। अभी हमारे 10 दिन नहीं हो पाएगा। हाँ, कल है, कल टेस्ट